हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो इस वीडियो में हम एन में से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और साथ ही में इसका अंडरस्टैंडिंग भी करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. मतलब आपने देखा होगा कि ड्राई वेदर में जब आप सिंथेटिक क्लोथ्स बदलते हो तो आपने कुछ ऐसे स्पार्क्स या कुछ क्रैकल ऐसे कट कट ऐसे आवाज़ सुनी होगी। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorm. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का और एक एग्जाम्पल क्या है? बिजली का कड़कना, है ना? We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of the bus after sliding from our seat. तो होता है ना, यूजुअली कार का दरवाज़ा जब बंद करते हो तो एक छोटा सा शॉक लगता है हमें, है ना? द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। इसका एक रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज होता है विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेसेस। इसका रीज़न क्या है? इंसुलेटिंग सरफेसेस का रबिंग। You might have also heard that this is due to generation of static electricity। यहाँ एक नया वर्ड सीखने को मिलता है, static electricity के वजह से ऐसा होता है, ऐसे आपने सुना होगा। This is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। Static means anything that does not move or change with time। Static मतलब ऐसी चीज जो समय के साथ अपनी जगह नहीं बदलती है। Do not move or change with time। Electrostatics deals with the study of forces। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स पढ़ने वाले, फील्ड पढ़ने वाले हैं, एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्जेस। ये चीज आप लिख सकते हो। ओके, आगे अब देखते हैं 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज। Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light object goes to the Thales of Miletus, Greece, around 600 BC। मतलब सबसे पहले ऐसा रब करने की वजह से स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को या स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का जो श्रेय है वो इनको जाता है, थैलिस ऑफ माइलेटस। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। तो ये एम्बर वर्ड को इलेक्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक भाषा में, तो वहां से ये इलेक्ट्रिक ये वर्ड आया। ओके, many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like straw, pitball and bits of paper। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको रब करने से वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, it was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। मतलब अगर दो ग्लास रॉड को हम एक ही सब्सटेंस के साथ रब करते हैं और उनको क्लोज लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। इनका रीजन क्या होगा? क्योंकि उनके ऊपर सेम टाइप का चार्ज इंड्यूस होने वाला है। The two strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other। क्योंकि
उनके ऊपर भी सेम टाइप का चार्ज आने वाला है, इसलिए वो भी रिपेल करेंगे। हाउएवर द ग्लास रॉड एंड वुल अट्रैक्टेड ईच अदर, क्योंकि उनके ऊपर अपोजिट चार्ज आया है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली two plastic rods rubbed with the cat's fur repelled each other but attracted the fur. On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod and repels the silk or wool with which the glass rod is rubbed. The glass rod repels the fur. मतलब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सब्सटेंसेस है। आप देख सकते हो यहाँ है ग्लास, आपको दिखाता हूँ। ग्लास रब किया है सिल्क के साथ, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आया, तो वो दूसरे ग्लास को रिपेल करेगा क्योंकि उसके ऊपर भी पॉजिटिव है। ओके, आगे देखते हैं। यहां प्लास्टिक रब किया है सिल्क के साथ, है ना, प्लास्टिक रब किया है सिल्क के साथ, तो प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक को रिपेल करेगा, लेकिन वो ग्लास को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया होगा। These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. बहुत परिश्रम करने पड़े उनको, तब जाके आज हम इतना इजीली उसको समझ पा रहे हैं, है ना। आगे, it was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kind of an entry which is called as electric charge. मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये समझ में आया कि सिर्फ दो प्रकार के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। We say that the bodies like glass or plastic rod, silk, fur and pit balls are electrified. तो चार्ज कोई भी हो, जब वो बॉडी पे एक्सेस में होता है तब हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। द बॉडीज आर इलेक्ट्रीफाइड। आगे, दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, रब करने से इलेक्ट्रिक चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। आगे, देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट like charges repel and unlike charges attract each other. The property which differentiate the two kind of charges is called as polarity of charge. यहाँ उनको ये बोलना है कि जब दो बॉडीज पे सेम प्रकार का चार्ज आ जाता है, मान लो एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव, तो वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट टाइप का जब चार्ज आता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के चार्जेस जिनके बारे में बात चल रही है, वो पोलैरिटी इस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड, ऐसा ये कहना चाहते हैं। द प्रॉपर्टी जो इनको डिफरेंशिएट कर रही है एक चार्ज को दूसरे चार्ज से, उसको हम पोलैरिटी, जिसको आगे ये लोग प्लस या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा कहने वाले हैं। देखना आगे। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and silk acquires second kind of charge. जब दो अलग टाइप के बॉडीज को हम रब करते हैं तो रॉड एक प्रकार का चार्ज एक्वायर कर रहा है और सिल्क दूसरे प्रकार का कर रहा है। This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. और ये किसी के लिए भी अप्लीकेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रॉड या सिल्क इसके साथ ही है। आप भी, आपका हाथ अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करो तो आपके हाथ में एक प्रकार का चार्ज आ जाएगा और वो जो दूसरा सब्सटेंस है उसके ऊपर दूसरा चार्ज आ जाएगा। नाउ
If the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. मतलब अगर ये दो बॉडीज है मेरे पास, लेट अस से एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ओके। इसके ऊपर एक प्रकार का चार्ज आया, इसके ऊपर दूसरे प्रकार का चार्ज आया। इनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो फिर से ये दो चार्जेस जो है वो एक दूसरे को कैंसल करेंगे, आपको न्यूट्रलाइज करेंगे, आपको बैलेंस करेंगे, कुछ भी वर्ड यूज करो, बट वो फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अभी उनका जो चार्ज था वो बैलेंस या न्यूट्रलाइज हो गया है, ओके। Thus, the charge acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. मतलब ये जो चार्ज एक्वायर हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं तो चला गया जब उनको वापस कांटेक्ट में लाया, है ना। व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या लगता है आपको इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है? मान लो कि आपको ये जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव इसके बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं है और आप वो पहले इंसान होते जो ये देख रहा है, तो आपका कंक्लूजन क्या होता? जरा सोचना, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप सोच सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक charges acquired by the objects neutralize और nullify each other's effect। मतलब अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अगर वो हम कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? नलीफाई करते हैं। Therefore, charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin। तो ये जो नाम है पॉजिटिव नेगेटिव ये किसने रखा था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन इस साइंटिस्ट ने रखा था, ओके। By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive and that on plastic rod or glass silk is termed as negative, okay। तो हमने एक उसको कन्वेंशन दे दिया और कुछ नहीं। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged। अगर किसी के पास चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, okay। when it has no charge it is said to be electrical neutral। अगर उसके पास कोई एक्सेस चार्ज नहीं है तो हम कहेंगे वो एक न्यूट्रल बॉडी है, ओके। a simple apparatus to detect charge on a body is called the gold leaf electroscope। मतलब बॉडी पे चार्ज है ये देखने के लिए एक apparatus है जिसके नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड, उसके पास एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है, housed in a box with two thin gold leaves attached to its bottom। उसको नीचे दो गोल्ड लीव्स होते हैं, आगे हम डायग्राम में इसको देखेंगे। when a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flow onto the leaves and they diverge। the degree of divergence is an indicator of the amount of charge। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एक मेटल नॉब है, ऊपर एक मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड को नीचे यहाँ आप देख सकते हैं गोल्ड लीव्स है ना। जब हम यहाँ आप देख सकते हो एक चार्ज्ड बॉडी है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है ना। उस चार्ज्ड बॉडी को हमने इस मेटल नॉब के साथ कनेक्ट किया है, फिर जैसे वो कनेक्ट किया वो पॉजिटिव चार्ज इधर गया और इधर से लीव्स पे गया, तो क्योंकि सेम चार्ज गया दोनों के ऊपर तो उससे वो डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है। और ये जो एंगल है दोनों के बीच में वो हमें बताता है कि ये जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा चार्ज थी। अगर ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर होता तो हम कहते हैं कि उनके बीच में मतलब यहाँ पर ज़्यादा एंगल होता, जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ पर होगा उतना ज़्यादा एंगल यहाँ पर आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। वो चार्ज क्यों आता है? यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। ऑल्दो नॉर्मली द materials are electrically neutral, they do contain charges।
बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। मतलब एटम्स के पास चार्ज होता है बट वो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, इसी इसी कारण से वो बैलेंस होता है। फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, forces that holds the atom together in a solid, the adhesive force of glue, force associated with surface tension, all are basically electrical in nature, arising from force between charged particles। मतलब ये जितने फोर्सेस के बारे में यहाँ पर बोला है ये सब चार्जेस की वजह से है, ये इतना लिख सकते हो आप लोग। दस द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज ऑल परवेसिव एंड it encompasses almost each and every field associated with our life। मतलब ये हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है और आप सब तरफ ये फोर्स को देख सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स। तो इस फोर्स के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। अगर किसी बॉडी को हमें इलेक्ट्रीफाई करना है तो हमें किसी एक चार्ज को निकालना पड़ेगा। मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, तो जब तक उसमें से निगेटिव नहीं निकालोगे उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। वी से दैट बॉडी इज चार्ज्ड। वी ऑल्सो रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज। इसको ही हम एक्सेस ऑफ चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, इन सॉलिड्स some of the electrons being less tightly bound in the atom। solids में कुछ electrons होते हैं जो less being less tightly bound, थोड़ा loosely bound होते हैं। are the charges which are transferred from one body to the another body। देखो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना, और उसी कारण इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना आसान है, राइट। A body can thus be charged positively by losing some of its electron। Similarly, a body can be charged negatively by gaining electrons। सिंपल है, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, और किसी बॉडी को अगर निगेटिव चार्ज करना है तो बस थोड़े इलेक्ट्रॉन्स उसको देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो सकती है। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क, व्हेन we rub a glass rod on silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth। तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, और सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दस द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज। इसी कारण रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो गया और सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो गया। No new charge is created in the process of rubbing। इस पूरे प्रोसेस में कोई नया चार्ज नहीं आया है। Also, the number of electrons that are transferred is very small fraction of total number of electrons। ऐसा मत समझो कि वो जो रॉड है वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए या आधे इलेक्ट्रॉन दे दिए, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन उसने ट्रांसफर किया है। मतलब पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है, थोड़ा पार्ट ही ट्रांसफर हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1.3 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सम सब्सटेंसेस रेडिली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स डू नॉट। कुछ सब्सटेंस इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कुछ नहीं। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। They have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the material। Metals, humans and animals, animal bodies and earth are conductors। तो कौन से कंडक्टर के एग्जाम्पल है? मेटल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अर्थ, है ना। ओके, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सेलियन, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them। They are called as insulator। इन्हें क्या कहते हैं? Insulators। Most substances fall into one of the two classes stated above। Almost maximum ये दो कैटेगरीज में आते हैं। कौन सी कैटेगरीज? इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स।
When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. मतलब जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो पूरे कंडक्टर में फैल जाता है इजीली. इन कॉन्ट्रास्ट, इसके उल्टा, इफ सम charge is put on an insulator, it stays at the same place. You will learn why this happens in the next chapter. Okay, मतलब इंसुलेटर में अगर चार्ज डालते हो तो जहां डाला है वो वहीं रहेगा. This property of material tells you why a nylon or a plastic comb gets electrified on combing dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon does not. The charges on metal leak through our body to the ground as both are conductors of electricity. However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows signs of charging. मतलब अगर मेटल को पकड़ के आप रब कर रहे हो तो वो चार्ज आएगा तो सही मेटल पे, बट वो ज़मीन में निकल जाएगा हमारे बॉडी थ्रू. लेकिन अगर उस मेटल को एक वुडन हैंडल है या प्लास्टिक हैंडल है और उस मेटल को छुए बिना हम रब करते हैं तो वो चार्ज उस मेटल पे ही रहेगा और वो चार्जिंग के साइंस बताएगा. वेरी इंटरेस्टिंग. आगे बढ़ते हैं. 1.4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, namely positive and negative, and their effect tend to cancel each other. Here we shall now describe some other properties of electric charges. है ना, एक चीज तो हमें पता चल गई कि पॉजिटिव और निगेटिव ये जो चार्जेस है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. इफ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्ज. मतलब अगर ये चार्ज बॉडी बहुत ही स्मॉल साइज में एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम तो हम उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, मतलब दो चार्जेस हैं जिनकी साइज बहुत छोटी है और वो एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं तो उनको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, ये इनका कहना है. ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन द स्पेस. तो इस समय पे हम सारा चार्ज ये एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा बोल सकते हैं. 1.4.1 additive properties of charges. We have not yet given a quantitative definition of charge. We shall follow it up in the next section. मतलब चार्ज का प्रॉपर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हम आगे देखने वाले हैं. We shall tentatively assume that this can be done and let us proceed. Okay. If a system contains 2 point charges Q1, Q2. The total charge of the system is obtained by simply adding algebraically Q1 and Q2. मतलब इनको कहना है कि अगर सिस्टम में दो चार्जेस है तो टोटल चार्ज को डायरेक्ट ऐड करके फाइंड किया जा सकता है. दैट इज चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर्स और आर स्केलर्स लाइक मास ऑफ अ बॉडी. If a system contains n charges Q1, Q2, Q3 up to Qn, the total charge of the system is Q1 plus Q2 up to Qn. सिंपली इनको इतना ही कहना है कि भाई चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और जैसे मास को ऐड करते हैं वैसे ही चार्ज को भी ऐड किया जा सकता है. चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. मतलब उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं. सिमिलर टू मास, however, there is one difference between mass and charge. Mass of the body is always positive, where charge can be either positive or negative. मतलब मास सिर्फ पॉजिटिव होता है और चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है. ये लिख लो आप. प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम. तो जब हम चार्ज लेंगे तो प्रॉपर साइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +1 2 -3 +4 -5 इन सम आर्बिट्री यूनिट इज. सबका एडिशन अगर करोगे तो वो -1 आने वाला है क्योंकि
इसमें दो चार्जेस है जो निगेटिव है, एक ही -3 और एक ही -5, इससे वो -8 हो जाते हैं और प्लस चार्ज जो है वो 7 हो जाता है, तो टोटल एडिशन इसका -1 आने वाला है। ओके, इन द सेम यूनिट, मतलब कूलम ले रहे हैं तो आंसर भी कूलम में ही आने वाला है। 1.4.2 charges conserved. We already have hinted to the fact that when two bodies are charged by rubbing, there is a transfer of electrons from one body to another body. मतलब जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी में जाते हैं। नो न्यू चार्ज इज आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब नो न्यू चार्ज इज आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई नया चार्ज बनता नहीं, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। The picture of particles of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charge. मतलब यहां से समझ में आता है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, वो बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। When we rub two bodies, what one body gains in charge, the other body loses. एक बॉडी जो गेन करती है दूसरी बॉडी उसको लूज करती है। Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. Conservation of charge has been established experimentally. आपको याद इतना ही रखना है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में charge may be redistributed, but it is found that total charge of isolated system always remains conserved. यही इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, और इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब जैसे ग्लास और सिल्क, पहले उनमें चार्ज नहीं था, रब कर दिया, अब चार्ज बॉडी क्रिएट हो गई है। चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज बॉडी क्रिएट की जा सकती है। ओके, फिर से एक बार पढ़ते हैं। ऑल्दो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड in a process, sometimes nature creates charged particle, a neutron turns into a proton and an electron. The proton and electron thus created have equal and opposite charge and total charge is zero therefore and after the creation. मतलब नेचर में ऐसा कुछ फेनोमेनॉन्स है जिसमें एक न्यूट्रल बॉडी दो चार्ज पार्टिकल्स में टूट सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, बट नेट चार्ज तो जीरो है ना। आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1.4.3 एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। मतलब जो भी चार्ज होता है वो किसी बेसिक चार्ज के मल्टीपल में होता है, और वो बेसिक मल्टीपल जो है वो है अपना ई। Thus, charge Q on a body is always given by Q is equals to NE, क्योंकि कोई भी चार्ज हो वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, तो Q is equals to NE, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। Where N is any इंटीजर, N क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। This basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो चार्ज होता है। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, देयरफॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज -E एंड दैट ऑन प्रोटॉन इज रिटन एज +E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो उसको -E लिखते हैं, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है तो उसको +E लिखेंगे। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है ई का, और इसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन फिजिक्स वेयर सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज was the first suggested by the experiment
experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली सजेस्ट किसने किया था? वो किया था बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फैराडे. ओके, इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन इन 1912 और इसको सजेस्ट किया था फैराडे ने और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मिलिकन ने. ये दो नाम आपको याद रखने हैं, फैराडे और मिलिकन. इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, a unit of charge is called as coulomb. मतलब हम चार्ज को कूलम में मेजर करेंगे and is denoted by symbol C. A coulomb is defined, the coulomb is defined in terms the unit of electric current which you are going to learn in subsequent chapter. वो करंट के टर्म्स में डिफाइन किया है, वो हम आगे पढ़ने वाले. In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. मतलब हमारा चार्ज ये 1 कूलम तब है जब किसी वायर से 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो उतने चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज ऐसा कहते हैं. ओके, in this system the value of basic unit of charge is 1.602 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, तो जो अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है E जो है क्वांटा ऑफ चार्ज, वो कितना है 1.602192 10 to the power minus 19. Thus there are about 6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of minus 1 coulomb. अब ये कहाँ से आया? अब बोलोगे सर ये कहाँ से लाया? तो Q is equals to NE, इसमें E की वैल्यू पता है, 1 कूलम पुट करो तो N की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 6 into 10 to the power 18 electrons. In electrostatics, charge of this large magnitude are seldom encountered and hence we use smaller units like 1 microcoulomb or 1 millicoulomb 10 to the power minus 3. अब ये बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया ऐसा कहना है उनका. 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ज़्यादा चार्ज है और इतना हम रेयरली यूज़ करने वाले हैं और इसीलिए हम स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो, मिली, ये हम यूज़ करते हैं. ओके, if the protons and electrons are the only basic charges in universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. मतलब पूरे यूनिवर्स में सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से ही चार्जेस बनते हैं, तो ये सारा चार्ज E के मल्टीपल में ही होना चाहिए. Thus, if a body contains N1 electrons and N2 protons, the total amount of charge on the body is N2E. अब देखो N2E क्योंकि वो प्रोटॉन है और N1 इंटू माइनस E क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से. ध्यान से देखो, N1 इतने इलेक्ट्रॉन से तो उसको माइनस लगाया और N2 ये प्रोटॉन से उसको प्लस लगाया, तो वो हो गया N2 माइनस N1E. मतलब प्रोटॉन का नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन का नंबर इंटू E, ये हो गया उसका टोटल चार्ज. सिंस N1 एंड N2 आर इंटीजर्स, their difference is also an integer. बराबर. Thus, the charge on any body is always integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E. मतलब चार्ज अगर चेंज होता है तो वो E के स्टेप्स में ही होगा. मतलब E के बाद अगला चार्ज जो होगा यूनिवर्स में वो होगा 2E, उसके बाद होगा 3E, उसके बाद 4 और 5.5 ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. द स्टेप साइज E is however very small because at the macroscopic level we deal with charges of few microcoulombs. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. देखो, जो चार्ज हम मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं वो माइक्रोकूलम में होता है, जो E के बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स में होता है. तो अगर
मान लो किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 e से चार्ज चेंज होता है, 1 e, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि e की जो वैल्यू होती है उसका ऑर्डर 10⁻⁻19 होता है, जो कि बहुत छोटा होता है। तो मेरे बॉडी पे अगर एक ई का चार्ज बढ़ जाता है तो वो विजिबल नहीं होगा। इन दिस रिस्पेक्ट द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट एंड इट अपियर्स टू बी कंटिन्यूस। तो वो चार्ज इतना छोटा है कि उसके मल्टीपल्स हमें दिखाई नहीं देते और वो ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस है, मतलब डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर मैं ई से भी चार्ज को चेंज करो तुरंत दिखाई देता है ना, तुरंत दिख जाता है कि भाई चार्ज चेंज हो गया है। बट बड़े लेवल पे ये ई इतना छोटा है कि समझ में नहीं आता है। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स। अ डॉटेड लाइन viewed from a distance appears continuous to us but it is not continuous in reality। अगर बहुत सारे डॉट्स तुम ज्वाइन करो और आपके दोस्त को बोलो दूर से देखो तो आपको एक सीधी लाइन दिखेगी, क्योंकि वो दूर से देख रहे तो वो स्मॉल स्मॉल एक आधा डॉट रब भी कर दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो वो कंटिन्यूअस लगता है। वैसे ही यहां पर हो रहा है। as many points very close to each other normally give an impression of a continuous line, many small charges taken together appear as a continuous charge distribution। मतलब हम जब कहते हैं ना कि 100 माइक्रोकुलम, तो लगता है वो एक गट्ठा है, एक पूरा सेट है, बट वो स्मॉल स्मॉल ई से ही बना हुआ है ना। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल one deals with charge that are enormous compared to the magnitude of E। बड़े लेवल पे हम E इतने चार्ज के साथ डील नहीं करते, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे E चार्ज के साथ डील होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटी लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़ी लेवल पे E बहुत ही छोटा हो जाएगा। सिंस E is 1.6 10⁻⁻19, a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains like 10 to the power 13 times the electronic charge। तो उसमें ऑलमोस्ट इतने टाइम्स, मतलब वो क्या बोल रहे हैं 1 माइक्रोकुलम में, अगर Q की वैल्यू 1 माइक्रोकुलम होते हैं और उसको Ne के साथ कंपेयर करते हो तो N की वैल्यू रफली 10⁻13 इतनी आ जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा है ना। मतलब 1 माइक्रोकुलम में भी बहुत ज़्यादा चार्जेस है, 1 माइक्रोकुलम में भी इतने चार्जेस है। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take enormous values। और आगे 10 at microscopic level the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored। मतलब बड़े लेवल पे जो E के मल्टीपल में चार्ज चेंज होता है ये कंसिडर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम कंटिन्यूस मानते हैं। ऐसा उन्होंने कैन टेक कंटिन्यूस, है ना। However, at microscopic level, where the charge involved are of the order of few tens or hundreds of E, they can be counted। They appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे लेवल पे, है ना। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल इन्वॉल्व्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस मैग्नीट्यूड पे मेजरमेंट ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ई को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट बड़े लेवल पे हम ई को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल 1.1, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, मतलब एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। How much time is required to get total charge of 1 coulomb on another body? तो दूसरे बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितना समय लगेगा। ओके, तो मैं हिंट देता हूं, आप ये प्रॉपरली पढ़ के फिर से एक बार ट्राई करो। एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हर एक सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है, तो इनटू उसको 1.6 करोगे। देखो 10 to the power 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर सेकंड में इतना चार्ज हो रहा है। अब हमें चार्ज कितना जमा करना है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट 1 कूलम कैन बी एस्टिमेटेड। तो 1 कूलम को वो जो चार्ज एक सेकंड में आ रहा है उसे डिवाइड कर दो तो हमें टोटल टाइम मिलेगा, तो इतने सेकंड्स लगने वाले हैं 6.25 10 to the power 19।